अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर होने के बावजूद इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर आलमी सियासत, मईशत और अस्करी कशमकश का मरकज़ बना हुआ है, जहां अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से नाकाबंदी की धमकी ने एक नए बहरान को जन्म दिया है। इब्तिदा में मुकम्मल नाकाबंदी की बात की गई, मगर बाद में इसे ईरानी बंदरगाहों से मुताल्लिक जहाज़ों तक महदूद कर दिया गया। दुनिया भर के मीडिया में ये सवाल किया जा रहा है कि ट्रंप की धमकी क्या दबाव डालने की हिकमत अमली है ताकि ईरान अमेरिका के साथ फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल गैर रिवायती जंग का मौसर हथियार बन चुका है। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त और वाज़ेह है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि किसी भी अमरीकी नाकाबंदी को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इस इक़दाम को खुले अल्फाज में समंदरी क़ज़ाक़ी करार देते हुए कहा है कि अगर कशीदगी बढ़ी तो खलीज और बहरा ओमान को की कोई बंदरगाह भी महफूज नहीं रहेगी। ये मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है कि ईरान इस मामले पर किसी किस्म की पसपाई इख्तियार करने को तैयार नहीं। यूरोपीय ममालिक खुसूसन बरतानिया, स्पेन और फ्रांस इस मामले में अमेरिका के साथ खड़े नज़र नहीं आते। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने वाज़ेह किया है कि इस तनाज़े का हल सिर्फ सिफारती ज़राए से मुमकिन है और आबनाए में आज़ादाना जहाज़रानी को बहाल करना भी ज़रूरी है। यूरोप का अमूमी मौक़िफ़ ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी अस्करी इक़दाम से हालात मज़ीद ख़राब होंगे। दूसरी जानिब चीन ने भी तहम्मुल अपनाने पर जोर दिया है। चीन का मौक़िफ़ किसी हद तक ईरान के मौक़िफ़ के करीब समझा जा रहा है। माशी तौर पर इस बहरान के असरात नहायत गहरे हो सकते हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया, जहां अमरीकी खाम तेल की कीमत 8% इजाफे के साथ $104.24 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि ब्रेंट खाम तेल भी $103 से तजावुज़ कर चुका है। अगर जंगबंदी सख्ती से नाफिज रही तो बाद में किसी भी सूरत में कीमतें मजीद ना बढ़ें, इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है, जिससे आलमी महंगाई में इजाफा भी होगा। ताहम सूरत हाल में अहम सवाल यही है कि क्या वाकई मसला ईरान के एटमी प्रोग्राम का है या असल तनाज़ा आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का। माहिरीन की अक्सरियत के मुताबिक यही गुज़रगाह मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि अगर अमरीकी सदर की जानिब से किसी भी किस्म की अमली कार्रवाई की जाती है तो ये इक़दाम एक ख़तरनाक चिंगारी की सूरत में कशीदगी को बढ़ा देगा, बल्कि मुमकिना जंग बंदी को भी मुतासर करेगा। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार साहब, शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आबनाए हुर्मुज़ अहम माशी शाहरक, ट्रंप की नाकाबंदी की धमकी, तेल की कीमतों में फिर इजाफा, ईरान का बराबर का जवाब। क्या सीज फायर के बावजूद अमन और आलमी माशी निज़ाम गैर यकीनी का शिकार ही रहेगा? शहजाद चौधरी साहब, मुज़ाकरात के बाद फिर ब्लॉकेड करने की बात और जिसका वक्त बस शुरू हो चुका है, आपके ख्याल में सीज फायर भी रहेगा और ये गैर यकीनी भी इसी तरह बरकरार रहेगी? तो ब्लॉकेट दोनों तरफ से हो गया। एटलीस्ट एक तरफ से अनाउंस कर दिया उन्होंने कि हम इसको किसी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। हुर्मुज़ पहले ही ईरान ने बंद कर रखा था, अपनी मर्जी से जाने दे रहे थे। एक आर्जी बंदोबस्त उसको भी अब अटल कर दिया गया इस तरीके से कि वो बिल्कुल बंद होकर रह गई। ये कब तक दुनिया और उसकी मईशत बर्दाश्त कर सकती है? मेरा ख्याल है बहुत कम। कहते हैं कि जून के एंड तक अगर ये मामला ऐसे ही रहे तो गालिबन जो कीमतें हैं ये $200 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, जो कि आलमी मईशत और ख़ास तौर पर गरीब मईशतों के बस की बात ही नहीं रहेगी और दिवालिया होना शुरू हो जाएंगे। ये तो एक फैक्ट है जो कि हमारे सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हुर्मुज़ को जब ये इन्होंने बातचीत की यहाँ पे, तो क्यों नहीं खोला गया? क्या वजह थी कि वो कौन से ऐसे रास्ते में रखने पड़े जिससे कि हुर्मुज़ को खोलना मुश्किल हो गया? एक तो ईरान की अपनी पोजीशन थी, लेकिन ईरान उसके लिए मांग क्या रहा था? ईरान ये मांग रहा था कि हुर्मुज़ को हम वापस उसकी जगह पे ले आएंगे, लेकिन अगर आप सैंक्शंस को हटा दें। साथ ही साथ इसमें जौहरी एलिमेंट्स भी थे। अब ये ऐसा सौदा था जो कि बुनियादी तौर पर जिसको कि जंगबंदी को, आर्जी जंगबंदी को तूल दिया जा सकता था और हुर्मुज़ को किसी न किसी हद तक बंदोबस्ती निज़ाम के नीचे खुले रखा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं पे अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से ऐसी सख्त पोजीशंस ली गई जो कि अब वाज़ियों के सामने आ रही हैं कि अमेरिका क्लियर हेडेडली अपने दिमाग में ये सोच के आया था कि ये दो काम तो करवाने ही करवाने हैं। यानी ट्रंप का हुक्म है कि हुर्मुज़ भी खुलेगी और जौहरी जो आपकी जो कैपेसिटी है उसको भी जीरो कर दिया जाएगा, ये मान लें आप लोग। अब जाहिर है कि मुज़ाकरात तो इस तरह से होते नहीं। दोनों सूरतों में आप ना कोई फाते है ना कोई मफ्तू है, आपको बराबर बैठ के बात करनी पड़ेगी। और दूसरी साइड पर यह था कि हुर्मुज़ को नहीं खोलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, या ये कि अगर हुर्मुज़ को खोलना है तो ये कीमतें सैंक्शंस को हटाना पड़ेगा और जौहरी
جو وہ ہے وہ بھی لینا پڑے گا. تو میرے خیال میں اتنا مشکل سودا بنا دیا گیا تھا اور دونوں اطراف میں اتنی کم لچک تھی جو لے کے آئے تھے ساتھ کہ اس سے معاملہ آگے چل نہیں رہا تھا. ایران کو کے پاور سینٹرز بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ اس ہر پاور سینٹر نے اپنے آپ کو عوامی عمل کے آگے رد عمل کے آگے سیٹسفائی کرنا تھا. وہ اس ریٹرک میں پھنس گیا. امریکہ اپنے زوم میں پھنس گیا اور اس وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں. اچھا اب آ جاتا ہے رسٹک وزڈم. کنونشنل وزڈم کیا؟ آپ کسی کا رستہ روک نہیں سکتے. جو کامن راہداریاں ہوتی ہیں یہ ہمارے اپنے جو رسٹک وزڈم جسے کہتے ہیں اس میں آپ رستہ روک کے تو دکھائیں کسی کا, اس پہ جنگ ہو جاتی ہے. اگر اس کا رستہ روکا جا رہا ہے لوگوں کا اس رستے سے تو پھر اس پہ جنگ بنتی ہے. لیکن کیا اب دنیا ایک اور اس طرح کی جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ تو نہیں کیا گیا کہ خاص طور پر جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 جہاز بھیجے جو مائنڈ سویپرز ہیں اور یہ وہ گزر کے ڈسٹرائز کی شکل میں اس نے وہاں پہ اپنا کوئی نہ کوئی کام کر کے پھر نکل گئے واپس. یہ بھی نہیں کہ وہ کھڑے رہے, ایسا ان کا کنٹرول نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی نیوی بٹھا دی ہے اور نے کہا یہاں سے. لیکن انہوں نے کہا کہ مائنز ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا مائن کلیئرنگ کر رہے ہیں. کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ باقی ممالک کو بھی بیچ میں لایا جائے؟ اس میں چین بھی شامل ہے, اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں کہ یہ حصہ دار بنے اور اس ایریا کے اندر شاید باقی جہاز آ جائیں. تو شہزاد صاحب ایران کی جانب سے ویسے اس کی تردید بھی کی گئی ہے. تردید بھی کی گئی ہے, تھی نہیں جو شروع کے جو تو ہمارے سامنے جو ان کی تصویر ہے اس کے اندر تو بالکل ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی مائنز وغیرہ نہیں ڈالی گئی تھی. لیکن بہر صورت ایک خوف ڈال دیا گیا وہاں پہ اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا غالباً اس لیے کہ باقی لوگ جو اس وقت تک رکے ہوئے ہیں اس میں برطانیہ بھی ہے, اس میں باقی لوگ بھی ہیں جو آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ مل کے, اگر سب مل کے کریں گے تو پھر ایران کے لیے مشکل ہو جائے گا ایک اس طرح کی جنگی کیفیت کو قائم رکھنا. ایک تو یہ ممکن ہو سکتی ہے. دوسری بات, چین کا جو تیل ہے کس حد تک روکا جا سکتا ہے, کتنے دن روکا جا سکتا ہے. ایک تو امریکہ کی کوشش اتنا تیل ایکسپورٹ کرتا رہے تاکہ جو قیمتیں ہیں وہ اس طریقے سے اثر انداز نہ ہوں جو کہ تیل کی بندش کے بعد ہو چکی تھی. تو کیا چین کو صرف ایک رستے سے تکلیف ہوتی ہے؟ صرف 5% وہ تیل ایران کا جو تیل ہے وہ 5% بنتا ہے اس کا جو اپنا امپورٹ ہے اس کا. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے اتنا زیادہ چین کو فرق پڑے گا, لیکن بہر صورت دنیا کی معیشتیں ہیں اس کے اوپر اثرات ضرور آئیں گے. دوسری فائنل بات, یہ جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں برطانیہ میں اور فرانس میں اور فلانی جگہ پہ اور یہ وہ, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ سفارتی عمل کی ذکر تو کرتے ہیں, سفارتی عمل کو شروع کیوں نہیں کرتے؟ یہ سفارتی عمل کو آگے سامنے لے کے کیوں نہیں آتے تاکہ یہ معاملہ ہرمز کا کم از کم, میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 2 چیزیں ضروری ہونے کہ جنگ بندی کو طول ہو اور ہرمز کو کسی نہ کسی شکل میں بندوبستی نظام کے نیچے کھلا رکھنا چاہیے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. دونوں صورتوں میں دنیا نے فیل کیا ہے. امریکہ اور ایران تو ٹیڑے ہوئے تھے, لیکن باقی دنیا کا ہے انہوں نے اپنا رول کیوں نہیں ادا کیا؟ درست ہو گیا. رضا رومی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آبنہ ہرمز کی جو ناکہ بندی کی دھمکی ہے یہ بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا معاملہ تو یہی بن چکا ہے. آپ کے خیال میں دراصل بات آبنہ ہرمز ہی ہے اور نشانہ جو ہے وہ باقی سارے معاملات رکھتے ہوئے کھڑا امریکہ اسی کے اوپر ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ کیا یہ زیادہ آسان ہے کہ جس طرح کی ملٹری آپشن امریکہ استعمال کر چکا عسکری اعتبار سے کہ اس کی ناکہ بندی کر لی جائے, یہ زیادہ دباؤ بڑھا پائے گا؟ مسئلہ یوں ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ یا جو تنازعہ ہے وہ تو موجود ہے کئی اب ہفتوں سے, مگر بڑا پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اس جنگ سے کیسے باہر نکلے, اور وہ سجھائی نہیں دے رہا. ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے جس سے کہ وہ یہ بتا سکیں اپنے عوام کو, امریکی عوام کو, کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے یا ان کا اس جنگ میں کودنا جو ہے وہ غلط فیصلہ نہیں تھا. کیونکہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کئی بار کہ امریکہ میں یہ جنگ جو ہے دن بدن غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے, اور آج جو تیل کی قیمتیں دوبارہ سے ان میں اضافہ ہوا ہے اس کے اثرات جو ہیں نہ صرف یہ کہ انفلیشن پر ہوں گے بلکہ امریکہ کے اندر کساد بازاری کا جو خدشہ ہے وہ بھی اب تقویت پا رہا ہے اسی جنگ اور اس طرح کی معاشی جو شوکس ہیں ان کی وجہ سے. تو ٹرمپ اس سے نکلنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ یہاں تک آ گیا کہ وہ اس نے موقع دیا پاکستان کو کہ وہ میڈیٹ کرے اس پورے معاملے کو. وہاں پر ان کی بات نہیں بنی فی الحال پہلے راؤنڈ میں, لیکن
अल्टीमेटली यही होगा, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है इस जंग को कंटिन्यू करने का, ये ब्लॉकेट जो अभी दोबारा से किया, आप देखिए उसके ऑलरेडी ग्लोबल उसके शॉक्स आ रहे हैं। तो ये अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें कौन सी ऐसी लचक ईरान भी दिखाए, और जो कि मगर इस रजा रूमी जंग साहब, जिस को तरह नाकाबंदी की धमकी दी गई है, जो पासदारान का जवाब है वो तो बराबर नहीं बल्कि बराबर से आगे का जवाब है। तो वो तो कह रहे हैं कि सीज फायर भी खत्म हो जाएगा अगर वो उस जगह पे दिखाई दिए या कोई रोक टोक हुई अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका जी ईरान क्या बिल्कुल। लचक और दिखाएगा इस पे? जी, ईरान की लचक से मेरी मुराद ये है कि जो सेकंड राउंड होगा उसमें कोई ऐसी बातचीत हो। आज के हवाले से तो ये देखिए, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, आबनाए हॉर्मोज, वो अब एक ईरान की स्ट्रेटेजिक उस कार्ड बन चुका है। इस जंग से पहले लोगों को सिर्फ अंदाजा था, इसके ऊपर गुफ्तगू होती थी, लेकिन मौजूदा जंग जो जारी है उसमें उसने ये साबित कर दिखाया है कि दर हकीकत ईरान के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है, जो कि न सिर्फ अमेरिका को मुतासिर तो करता है, पूरी दुनिया की मईशत जो है उसको भी मुतासिर करता है। और यही वजह है कि इस वक्त ईरान का पलड़ा जो है वो भारी है। हालांकि ईरान के ऊपर बहुत हमले हुए हैं, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लोग भी बहुत ज्यादा वहां पर मारे गए हैं इस पूरी जंग में। तो ये मगर रजा रूमी साहब देखें, सुबह में मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे वक्त के मुताबिक, समझे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, जब उठा जाता है कि चलें फोर्स ही कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। शाम में जो ट्रंप की धमकी की बात लगाते हैं, ये उस मेज के ऊपर अदम एतमाद पैदा करेगा या फिर एतमाद की बात होगी, क्योंकि जरूरत थी इस धमकी की? जी, मेरे ख्याल से अदम एतमाद की ही बात है। अगर आप देखें तो जब जेडी वैंस जो पाकिस्तान आए हुए थे, तो उनसे पूछा गया सवालात में कि उन्होंने सदर ट्रंप से कितनी बार बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके साथ कई बार बात की और बार बार उनसे वो रब्ता करते रहे। एक बार तो उन्होंने गालिबन नेतन्याहू से भी बात की। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो इस जंग के हवाले से कैलकुलेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि बगैर किसी किस्म की फेस सेविंग के लिए उसके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल होगा, चाहे अब उसका नुकसान मजीद हो के ना हो। लेकिन यही वजह है कि जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा कि दीगर जो ममालिक हैं और ताकत के मराकज हैं दुनिया में, मसलन यूरोप है और चीन है, तो उनको भी ये हिस्सा डालना चाहिए सिफारतकारी में। पाकिस्तान को तो उन्होंने बैक किया, वेलकम किया है, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि इस जो एक बदमस्त हाथी है उसको रोका जाए और उसको, क्योंकि ये पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है ये पॉलिसीज। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, क्या आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ही असल जंग है इस वक्त की? एटमी तनाज़ा सिर्फ एक बहाना है? और साथ ये भी कि तेल की कीमतों में इजाफा महज आगाज है या फिर बड़े माशी बहरान की झलक है? जी आयशा, देखिए, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकियों के मुर्शिद हैं। आप मुर्शिद का जीनियस देखिए कि जब वो जंग करने आए थे तो आबनाए हुर्मुज़ का मसला ही नहीं था। आज आप पूछ रही हैं कि क्या आबनाए हुर्मुज़ अब बुनियादी मसला है? जी बिल्कुल है। इस वक्त दुनिया भर के लिए बुनियादी मसला, और इस जंग के लिए बुनियादी मसला, और अमेरिका और ईरान के दरमियान में बुनियादी मसला हुर्मुज़ बन चुका है। और फिर मुर्शद की जीनियस देखें कि नाका लगाया हुआ ईरान ने नाका खुलवाना है और मुर्शद कहता है इस नाके पर मैं नाका लगा देता हूं। इससे मसला कैसे हल होगा? दुनिया में सब लोग हैरान हैं कि ये मसले का किस तरीके का हल है। ईरान का आपने माशी बाइकाट करना है, माशी तौर पर उसको नुकसान पहुंचाना है। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि जब ये बंद करेंगे तो उसको माशी तौर पर तबाही होगी। ईरान तो माशी जंग ही नहीं लड़ रहा, उसकी तो वॉर ऑफ चॉइस नहीं है। माशी जंग लड़ने तो आप आए थे, जहां को आपको तेल के कुएं की बू आती है, आप चीलों की तरह उसके ऊपर मुडलाते हैं। ईरान के पास तो बहुत तेल है, उसने तो किसी का तेल नहीं छीनना था। आपने वहां वॉर ऑफ एग्रेशन की, बार बार की। वो तो अपनी वजूदी जंग लड़ रहा है, अपनी बका की जंग लड़ रहा है। वो तो मजबूर है कि जो भी उस पर दबाव होता है वो लेगा, जितनी तबाही आती है वो लेगा। वो एक तहजीबी रियासत है, उसने हमेशा इस तरीके से अपना दिफा किया है। अब कैसे उसको माशी तौर पर तबाह कर लेंगे? आपने छोड़ा क्या है? 40% तो इन्फ्लेशन वहां हर साल होती है। आपने देखा है उसकी करेंसी का हाल देखा है कि बोरियों में भर के ले जाना पड़ता है खरीदो फरोख्त करने के लिए। मसला तो आपके डॉलरों, आपके यूरो, आपकी करेंसीज का आएगा।
कीमत तो अब आपको देनी पड़ेगी, वो तो कीमत दे चुका और मजीद भी दे लेगा। इससे क्या किस तरीके से हल निकलेगा कि आप कह रहे हैं जी ईरानियों के जहाज़ों को अब हम नहीं जाने देंगे। ठीक है जी, आप नहीं जाने देंगे तो ईरान फिर बाकी जहाज़ों को भी नहीं जाने देगा। अब फिर दूसरी बात है, जिन जहाज़ों को आप रोक रहे हैं वो तो चीन का तेल लेकर जाते हैं और चीन के जहाज़ हैं। ये तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आ जाएगी अमेरिका की चीन के साथ जब वो चीन के जहाज़ों को रोकेगा। आप देखते हैं ना कि कैसे चीन के झंडे वाले जहाज़ों को अमेरिका रोकता है कि तुम आ रहे हो ईरान की पोर्ट से, तुम्हें हम नहीं जाने। ज़ैगम साहब, चीन ने ऐलान किया इस बयान के बाद, जहां और बहुत कुछ कहा है वहां उसने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती और तवानाई मुआहदे हैं, हम उनका एहतराम करेंगे और तवक्को रखते हैं दूसरे हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। जी आप देखिए, अगर ईरान आपकी फरमाइशें नहीं मान रहा तो चीन इज अ ग्रेट पावर, खुद सिविलाइजेशनल स्टेट है, खुद एक डिग्निटी रखता है, किसी बदमाशियों को नहीं मानता। जिस दिन आप उनके साथ बदमाशी करेंगे तो अगला दिन फिर एक मुख्तलिफ दिन होगा, फिर दुनिया एक मुख्तलिफ कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगी, एक मुख्तलिफ किस्म के झगड़े की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। तो आप ये देखिए कि इस वक्त 20 मिलियन बैरल तेल जंग से पहले निकलता था, अब हालत यह है कि 7 मिलियन बैरल तेल आ रहा है बाहर टोटल। इसमें आप बुहिरा अहमर को भी गिनवा लीजिए और जो यूएई का इससे आबना हुर्मुज से बाहर तेल निकलता है उसको भी गिन लीजिए। ठीक हो गया। और 2 मिलियन बैरल है उसमें से ईरान का, वो आपने बंद कर दिया तो क्या नतीजा निकलेगा? पहला नतीजा तो ये निकलेगा कि आप तेल की कीमतें कम करना चाहते हैं, तेल की कीमतें मजीद आसमान पे चली जाएंगी। फिर ये रास्ता मजीद बंद होगा तो पेट्रोकेमिकल्स भी बंद, खाद भी बंद, और उसके साथ साथ जो बहुत से अहम बाकी चीज़ें आती हैं, हीलियम वो भी बंद, एल्यूमिनियम भी बंद, सब कुछ बंद। मकसद तो आपका जो हासिल करना था उससे आप उल्टे पड़ रहे हैं। मसला ये है कि इस वक्त कोई तरीका ही नहीं है सदर ट्रंप के पास इस मसले को हैंडल करने का। तो हम ये कह सकते हैं फिर ज़ैगम साहब, जितने अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप खुद हैं उतना ही अनप्रेडिक्टेबल उन्होंने पूरी दुनिया का निजाम भी इस वक्त बना दिया है। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। मुझे आखिरी पॉइंट मुझे इजाजत दीजिएगा। देखिए इस वक्त हालिया हसन निसार साहब से माजरत के साथ देखिएगा कि इस वक्त वाहिद हल ये है कि अमेरिका दूसरी ग्रेट पावर्स को साथ बिठाए। अब ये मामला मैं ये अगले हिस्से में पूछूंगी, दूसरी ग्रेट पावर्स अमेरिका के साथ बैठना चाह रही है या नहीं चाह रही। ज़ैगम साहब, आपने अच्छा नुक्ता दे दिया है। हसन निसार साहब, आपने हुर्मुज की नाकाबंदी का ऐलान किया है ट्रंप की जानिब से और वो भी कह रहे हैं कि ईरान के जो जहाज इन एंड आउट कर रहे होंगे वो उनको रोकेगा। क्या किसी बड़े तूफान का पेश खैमा समझा जाए या सिर्फ दबाव डालने के लिए एक और धमकी? बड़ा तूफान तो जारी है भाई। आपका बेसिकली सवाल ये आलम और आलमी मईशत गैर यकीनीपन का शिकार तो बिल्कुल रहेगी, कतन नहीं। मैंने इन मुज़ाकरात से पहले, खासा पहले, अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में विदाउट मिंसिंग वर्ड्स एक रिस्क लिया था बहुत बड़ा कि लुडियाँ डालनी बंद करो, तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं। बातें मैंने और भी की थी, मैं सिर्फ 2 पे इक्तफा कर रहा हूँ। इट वॉज अ रिस्क बट आई वॉज श्योर जो हुआ है यही होना था। अच्छा, और एक आखिरी बात आप याद रखना कि मईशत किसी घर की हो, किसी मुल्क की हो या दुनिया की, ग्लोबल विलेज बनने के बाद की बात करना, एक बार लड़खड़ा जाए तो फिर मुश्किल से खड़ी होती है। इस वक्त सूरत हाल, आखिरी जुमला सुन लो, 9 साल पहले खरीदा गया एक अपार्टमेंट कनाडा में, अब उसकी कीमत 35% कम हो चुकी है। इससे अंदाजा लगो होना क्या है। और ये मुल्क तो पहले ही अल्लाह हाफिज है। चलें जी, एक ब्रेक लेंगे। और ज़ैगम साहब ने एक बात की थी कि बड़ी मौके पर अमेरिका के साथ बैठें और सफारती तौर पर हल निकालने की कोशिश करें, मगर स्पेनिश वज़ीर आज़म का आज एक बयान आया है कि चीन अहम मामलात में ज़्यादा मुअस्सर किरदार अदा करे। और कुछ तरह के बयानात अमरीकी और बरतानवी अखबारात में अमरीका के इस जंग के दौरान किरदार और ट्रंप के हालात को लेकर भी सामने आए हैं। उस पर गुफ्तगू रखेंगे कि आखिर लोग बैठ क्यों नहीं रहे ट्रंप के साथ, इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंचेज का ये बयान कि चीन को आलमी उमूर में ज़्यादा नुमायां किरदार अदा करना चाहिए बदलते हुए आलमी निज़ाम पर क्या बड़ा सवाल उठा रहा है। वो स्पेन जो कभी जनूबी अमेरिका में अपनी कॉलोनीज़ के ज़रिए एक बड़ी यूरोपीय ताकत था, आज खुद एक ऐसे आलमी ढांचे का हिस्सा है जो तेजी से अमरीकी मरकजियत से हटकर मल्टीपोलर सिमत इख्तियार कर रहा है। ईरान जंग के दौरान यूरोप के कई अहम ममालिक का अमरीकी पॉलिसी लाइन के साथ मुकम्मल हम आहंग ना होना इस बात का इशारा है कि मगरबी फौजी ताकत की अलामत नेटो कमज़ोर हो रहा है। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये सूरत हाल अमरीकी ताकत के यकतरफा असर व रसूख में कमी को ज़ाहिर करती है। इसी दौरान चीन ने खामोश मगर मौसर सिफारतकारी के जरिए खुद को एक जिम्मेदार आलमी क़ुव्वत के तौर पर पेश किया है, जबकि मगरबी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान तनाज़े ने अमरीका की नाकाबिले तस्खीर सुपर पावर के तसव्वुर को मुतासिर किया है। वाशिंगटन कार्नेगी एंडोमेंट के स्टीफन वर्दाइम के मुताबिक इस जंग ने अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी के स्ट्रेटेजिक जवाज़ को नुकसान पहुँचाया है। इसी तरह क्विंसी इंस्टीट्यूट के एनेटोल लेविन ने इसे अमरीकी अखलाकी अथॉरिटी के लिए नुकसानदेह करार दिया है। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने इसे अमरीका के लिए स्ट्रेटेजिक शिकस्त, जबकि इकोनॉमिस्ट ने ट्रंप को इस तनाज़े का सबसे बड़ा हारने वाला करार दिया है। ईरान जंग के असरात ने यूरोप को एक नई हकीकत से दो चार किया है, जहां वो अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार के बजाय अपनी माशी और सियासी खुद मुख्तारी पर गौर कर रहा है। ये सूरत हाल एक बड़े सवाल को जन्म देती है। अगर यूरोप अमेरिका गैर मशरूत सफबंदी से हट रहा है और चीन इस खला को खामोश मगर मुसलसल अंदाज में पुर कर रहा है, तो क्या ईरान जंग और इसके असरात वाकई आलमी निज़ाम की असर नौ तश्कील का पेश खैमा बन रहे हैं? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, चीन अहम मामलात पर ज़्यादा मौसर किरदार अदा करे, स्पेनिश वज़ीर आज़म, अमरीका की आलमी क़यादत कमज़ोर हो रही है, मगरबी अखबारात, मुतालबा, तज्ज़िये या वाकई नए आलमी निज़ाम की पेश गोई। ज़ैगम साहब, ब्रेक से पहले आप ये कह रहे थे कि बड़ी ताकतें अमरीका के साथ बैठें, इस मामले का हल तलाश करें, मगर ताकतें अमरीका से भाग रही हैं, इधर उधर देख रही हैं, साथ देने को राज़ी नहीं हैं। क्या हो रहा है? देखिए आयशा, जब एक दौर ख़त्म हो रहा होता है और नया दौर अभी तक सामने नहीं आया होता, उसने जन्म नहीं लिया होता, तो बहुत मुश्किल दौर होता है। इंसानी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मराहिल होते हैं वो भी जब दो अदवार के दरमियान में होते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी में उसको कहते हैं हम लिमिनैलिटी, और वो भी एक बहुत डेंजरस दौर होता है, बिटवीन एंड बिटविक्स्ट। अब पुराने दौर की आपने बात की, देखिए पुराने दौर का जो निज़ाम था जिसको रूल बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, वो किस चीज़ पर खड़ा था? इदारों पर और कवानीन पर। इदारों का आज क्या हशर हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस जो अमन आमा को गार्ड करने के लिए दूसरी जंग अजीम के बाद नई जंगों को रोकने के लिए बना था, और बहुत सी जंगें उसने रोकी, और उसके बहुत से इदारे जिन्होंने पोलियो ख़त्म की, तरक्की के लिए काम किया, रिसर्च के लिए काम किया, लेबर के उन्होंने कवानीन बनाए, क्या कुछ नहीं किया, मुकम्मल इर्रेलेवेंट कर दिया गया है। बाय होम? बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका सबसे बड़ा रोल था बनाने में। नेटो अपना इदारा खुद मिलकर तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया, फेंक दिया। वर्ल्ड बैंक कितना इग्नोर किया जा रहा है। आप देखिए, वर्ल्ड बैंक जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में मुआहदों का पासबान था, आज भारत ने सिंतास मुआहदा उठाकर फेंक दिया। वो कहता है मैं नहीं मानता। खुद अमेरिका। अब दूसरी बात, बैनुल अक़वामी कवानीन, कि कवानीन को पहले कम से कम लिप सर्विस तो की जाती थी ना, कहा तो जाता था, कम से कम कमज़ोरों से ही मनवाया जाता था कवानीन को। कवानीन को उठाकर फेंक दिया गया। अमेरिका बहादुर जंगें करने निकलता है तो वहां के बादशाह सलामत अपनी कांग्रेस से इजाजत नहीं लेते। यूनाइटेड नेशंस को तो छोड़े, यूनाइटेड नेशंस को तो उन्होंने इराक की जंग से ही पूछना छोड़ दिया। और अब याद आ रहा है कानून। कानून कहां याद आ रहा है? जब हुर्मुज़ बंद हुआ है, माशाअल्लाह आपने गैर कानूनी जंग मुसल्लत की उस मुल्क पर। आप गैर कानूनी आज नाकाबंदी कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। मतलब कैसे ये कानून के मुहाफिज हैं। देखिए, अब गोइंग फॉरवर्ड यही तरीका है कि दुनिया जो दूसरी ग्रेट पावर्स है उनके साथ बैठकर इस अमेरिका को बैलेंस करे।
تاکہ نیا نظام وجود میں آ سکے. ٹھیک ہو گیا. پرانے نظام کے جو ایلیمنٹس اہم ہیں ان کو آگے لے کر چلیں اور نئے نظام کے نئے ایلیمنٹس اب بنائیں. ٹھیک ہو گیا, درست ہے. شہزاد چودھری صاحب, دی گارڈین اور دی اکانومسٹ جیسے بڑے اداروں کی جانب سے اسے امریکہ کی اسٹریٹجک شکست قرار دینا کیا واقعی ایک تاریخی موڑ کی نشاندہی ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر امریکہ اپنے کارڈ صحیح نہیں کھیلے گا تو پھر واقعی اسٹریٹجک شکست دو چار ہو جائے گا. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ وہاں پر اپنے جو کارڈز ہیں وہ صحیح کھیلے نہیں جا رہے. اس کو اس سائڈ پہ چھوڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک کی طاقت کا اندازہ رکھتے ہیں دنیا کے نظام کے اندر تو اس کو نیشنل پاور پوٹینشیل کہتے ہیں. تو کسی بھی ملک کا نیشنل پاور پوٹینشیل جو ہے وہ 5 اجزاء پہ ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. ان کے حساب سے آج بھی امریکہ دنیا کی واحد بڑی تسلیم شدہ طاقت ہے. لیکن وہاں کی جب لیڈرشپ جو کہ اس کا حصہ انفارمل ہوا کرتا ہے نیشنل پاور پوٹینشیل کا, وہ اس قسم کی ہو جو کہ اپنے معاملات اور اپنے جو ججمنٹ ہے وہ اتنا فالٹی ججمنٹ لے کے چل رہی ہو, تو اتنا بڑا ملک اتنی بڑی طاقت بھی زیر ہو جاتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے. بہرحال اس کو چھوڑتے ہیں. ایران کی جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں تھی. ایران والی جنگ یہ ایک پینڈوراز باکس تھا. اس نے پورا نظام جو تھا اس کو کھول کے رکھ دیا اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے. کیا کیا ہوا؟ پانیوں کا نظام, اور میں انٹرنیشنل واٹرز کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ٹریڈ جو کہ ان کے اوپر چلا کرتی تھی, دونوں ہی اس کی زد میں آ گئے. یعنی پانیوں کا نظام بالکل کھل کے کوئی اس کا کوئی والی وارث نہ رہا, ایسا لگا جنگل کا قانون ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر یہ جو معاملہ ٹریڈ کا ہے, ٹریڈ تو رک گئی ہر طرف سے. اب آپ کی تکلیف ہم پہلے اس کے حصے میں بات کر چکے. اسرائیل ایک بڑا گریٹ اسرائیل بنانا چاہتا ہے. خلیجی ملکوں کی جو سیکیورٹی کا نظام ہے یا ان کی سوچ کا وہ کسی ایک ملک کے تابع ہونا چاہیے. اب یہ گریٹر اسرائیل اور خلیجی ممالک کا جو معاملہ ہے, یہ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی ایک لہر ہے جیو پولیٹیکل تھنکنگ کے اندر کہ یہاں پہ بھی کسی کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملکوں کی حدود اور سوچنے کی حدود کہاں تک ممکن ہے. وہ جو قوانین جو کنٹرول کرتے تھے آپ کی سوچ کو, وہ کہاں پہ واپس لاگو ہوں گے. تیسری چیز, یہ جو آپ نے جوہری ہتھیاروں کے اوپر کیا, یعنی یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ آپ یہی ایک نظام تھا جو کہ ابھی تک ٹھیک چل رہا تھا, آج وہ اوپن ہو گیا مکمل طور پہ. ایران کہتا ہے میرا حق ہے جوہری ہتھیار بنانا, آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں. تو این پی ٹی کی ایک حیثیت کیا ہے, IAEA کا رول کیا ہے, یہ چیزیں. تو جب آپ نے ان سب چیزوں کو ہی اکٹھا واپس لانا ہے, ایک رول بیسڈ آرڈر کے اندر لے کے آنا ہے, کیونکہ ایک نظام کے تحت ہی دنیا چلے گی نا. تو جب اس کو لے کے آنا ہے تو آپ کو سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. وہاں پہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو یا امریکہ ہو, ان سب ملکوں کو بیٹھ کے اس ملک کے ساتھ اور باقی تمام ممالک کو بیٹھ کے, ایشیا, افریقہ, خلیجی ممالک, یہ سب لوگوں کو مل کے, یورپ کے ساتھ مل کے یہ نظام بنانا پڑے گا. اس کو ری انفورس کرنا پڑے گا, بہتری لانی پڑے گی اور کلیئرٹی لانی پڑے گی کہ جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ پھر کس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے. درست ہو گیا جی. دوبارہ سے ایک رول بیسڈ آرڈر کی طلب. یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حسن نثار صاحب اور اظہر رومی صاحب سے بات کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, یہ ایران امریکہ جنگ کو تاریخ کس طرح دیکھے گی؟ صرف ایک علاقائی تنازع کے طور پر یا ایک نئے عالمی نظام کے آغاز کے طور پر؟ دونوں. اور آپ نے کہا ہے, میں نے بھی کہیں پڑھا ہے, اسپینش پرائم منسٹر کا جو مشورہ ہے, تو چین کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. چائنیز وزڈم کے پیرالل کوئی چیز کم ہی نظر آتی ہے پرانے گریکس کے علاوہ. سو چائنا جب جو ضروری سمجھے گا کر گزرے گا, پہلی بات. اور دوسرے, مجھے یقین ہے کہ another 2.5 ٹرمپس امریکہ کی سپر پاور بھی اس سے پہلے کی سپر پاورز کی طرح قصہ پارینہ بن جائے گی, اور یہی تاریخ عالم کا سب سے بڑا سبق ہے. یہ متھ ہے جس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں, اور امیج ہی ہوتا ہے, پرسیپشن ہی ہوتی ہے, کوئی سپر پاور شار نہیں ہے. اب کہانی ختم ہے. چلیں, آپ نے چائنیز وزڈم کی بات کی ہے, کیا ہم ابھی کہہ سکتے ہیں کہ چین کی جو خاموش حمایت ہے وہ ایران کی ایک نئی سفارتی طاقت بھی ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہو, اینڈ وائس ورسا. درست, ٹھیک. رضا رومی صاحب, چائنا کے اوپر وزن ڈال رہی ہیں دوسری قومیں, یا امریکہ سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر رہی ہیں کچھ طاقتیں, اور امریکہ بھی ناراض ہو رہا ہے. کیا ایک نئے عالمی ثالث کے طور پر دوسرے ملک دیکھنا شروع ہو چکے ہیں
یا چین کا ابھار یہ بتا رہا ہے، یا صرف طاقت کے خلا کا وقتی فائدہ ہے، یا وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ یہاں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، واقعہ یوں ہے کہ اس میں تو کوئی اب شک کی گنجائش نہیں ہے کہ امریکی جو ایک سول سپر پاور کا تصور تھا کمیونزم کے خاتمے کے بعد 1990 کی دہائی اور اس کے آگے، یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ دنیا یونی پولر دنیا بن چکی ہے، وہ تصور بھی اب پاش پاش ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف چین بلکہ دیگر اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ ریجنل سطح کے اوپر ابھر کر ایک ریجنل پاورز بن رہے ہیں، اس لیے دنیا ملٹی پولر سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کے ابھی رولز یا اس کا جو کنڈیشنز ہیں وہ ابھی طے ہونا باقی ہے، کیونکہ ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی ہے اگر اس کو مختصراً کہا جائے تو۔ اس پورے اسی لیے چین سے یہ توقع کی جاتی ہے، بہت سے ممالک یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک زیادہ پرو ایکٹیو رول ادا کریں، کیونکہ یہ 20ویں صدی میں جو کولڈ وار کا ایک پورا لیگیسی ہے کہ اس میں دو بڑی پاورز ہوتی ہیں اور ان کے وہ بیلنس رکھتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور چیک رکھتی ہے، اسی طرح جیسے کہ آج امریکی پاور کے اوپر کوئی خاص چیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جا کے ایران پہ حملہ کر دیا اور کوئی نہ اقوام متحدہ روک سکا، نہ کوئی اور ملک اس کو اپوز کر سکا، اور ابھی معاملہ اس یوں ہے کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو غالباً یہ ان کا اشارہ تھا اسپینش پی ایم کا۔ خود پاکستان میں بھی ہماری بہت زیادہ یہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، مگر دیکھیے ہمیں یہ ضرورت ہے سمجھنے کی کہ چین جو ہے وہ کولڈ وار کی ریپیٹیشن نہیں چاہتا، اور وہ 20ویں صدی کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی ایک الگ سوچ ہے مستقبل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو چین کا جو فوکس ہے وہ اپنی معیشت کے اوپر ہے کہ کس طرح سے چین کی معیشت جو ہے اس کو مزید مضبوط کر کے دنیا کی نمبر 1 معیشت بنا کر، اور پھر ان کے پاور کا کانسیپٹ ہی فرق ہے اور اس کو پروجیکٹ کس طرح کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کوئی ایسے پچھلے 40 سالوں میں دیکھ لیجئے کہ کسی ایک تنازع کے اندر چین انوالو نہیں ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تھوڑی بہت ان کی ہوئی ہیں جھڑپیں، لیکن بہت محدود پیمانے پر، کوئی جنگ کا آغاز نہیں کیا چین نے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت چین امریکہ کو یہ غلطیاں کرنے دے رہا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا غریب غلطی پہ غلطی کیے جائے اور اس کا نقصان اٹھائے تو آپ ہی کو فائدہ ہے۔ تو یہ دوسرا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور تیسرا، چین کی یہ بھی ایک پالیسی ہے کہ وہ براہ راست ملوث ہونے کے بجائے کسی بھی بین الاقوامی تنازع کے اندر وہ اپنے جو اس کے حلقہ اثر میں ممالک ہیں، جیسے کہ پاکستان ہے فار ایگزامپل، وہ ان کے تھرو بھی چین اپنی طاقت پہ زیادہ کام کرتا ہے اور دوسرے کی کمزوری کو بنانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔